हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, अभी इन दिनों एक शो है शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया काफी पॉपुलर हो रहा है। टेलीविजन पे एक शो है। और उस शार्क टैंक इंडिया का जो बेसिक फॉर्म जो शो है उसका जो फॉर्मेट है उसमें है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स आते हैं। और इन्वेस्टर्स के साथ साथ काफी सारे पिक्चर्स आते हैं। पिक्चर्स मीन्स मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप जिनके पास जो आइडिया है वो अपना स्टार्टअप का आइडिया है वो शार्क्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। और बदले में कुछ इक्विटी की जगह उनसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अगर शार्क्स को वो आइडिया पसंद आया तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट करते हैं। और काफी सारा नेगोशिएशंस भी होता है, जैसे आपने काफी शोज में देखा है। और नेगोशिएशंस के बाद में इक्विटी शेयर्स अगर वो शार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके बदले में उनको एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट देना होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में काफी सारे प्रोफेशनल्स ने मुझसे डिस्कशन किया है कि सर, अभी शार्क टैंक इंडिया जो शो आ रहा है उसमें काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि स्टार्टअप क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। किस तरह से हम एक हमारा जो आइडिया है उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या स्टार्टअप किस लीगल एंटिटी के थ्रू होता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म हो। तो स्टार्टअप के बारे में उन्होंने कहा कि एक ब्रीफ वीडियो बनाए कि स्टार्टअप किस तरह से रजिस्टर्ड होते हैं और स्टार्टअप के क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से एक एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है। तो उसी के साथ आज मैं ये एक वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसमें स्टार्टअप इंडिया के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। सबसे पहले इसके साथ में एक स्क्रीन शेयर करता हूँ स्टार्टअप इंडिया की। फ्रेंड्स, व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया? गवर्नमेंट का एक पोर्टल है startupindia.gov.in। अगर उस पर आप जाते हो तो वहाँ कुछ क्वेश्चंस है जिससे क्लियर पता चलता है कि व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स अंडर स्टार्टअप स्कीम। तो very first is what is Startup India? Startup India is a flagship initiative by the government of India that intends to build a strong ecosystem that is conducive for the growth of startup business to drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities. तो फ्रेंड्स, स्टार्टअप इंडिया का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट हो और कुछ यूनिक आइडियाज जो इंडियंस के पास है उसको आप एक स्केलेबल बिजनेस के तौर पे लाइए। एंड द गवर्नमेंट थ्रू दिस इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर स्टार्टअप्स टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिजाइन। Several programs have been undertaken since the launch of the initiative on 16th of January 16 by Honorable Prime Minister to contribute to his vision of transforming India into a country of job creators instead of job seekers. फ्रेंड्स, स्टार्टअप इंडिया का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के साथ साथ यहाँ बताया गया है कि जॉब क्रिएटर्स इंस्टीड ऑफ जॉब सीकर्स। बहुत सारे लोग फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो जॉब करना नहीं चाहते या कोई रीजन से जॉब कर नहीं सकते या कोई रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो अगर उस उनके पास अगर कोई आइडिया है, कुछ इस तरह का आइडिया जिसमें इन्वेस्टर्स या शार्क्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्टअप इंडिया में वो रजिस्टर हो सकते हैं। एंड दीज प्रोग्राम्स हैव कैटलाइज्ड द स्टार्टअप कल्चर with startups getting recognized through the Startup India initiative and many entrepreneurs availing the benefits of starting their own business in India. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है विद स्टार्टअप्स गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। अब यहाँ रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। मींस कोई भी एलएलपी है या फिर प्राइवेट कंपनी है जिनका कोई भी स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप अगर रिकॉग्नाइज आपको करवाना है तो रिकॉग्निशन आपको स्टार्टअप इंडिया का जो पोर्टल है उस पर फाइल करना होता है। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो और डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड है स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए। उसके बाद में सेकंड स्टेप जो है, व्हाट आर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर स्टार्टअप स्कीम। There are several benefits provided by the Startup India scheme. For availing various benefits under the Startup India scheme, an entity would be required to be recognized by the DIPP as a startup. यहाँ फ्रेंड्स वापस एक टर्म यूज हुआ, रिकॉग्नाइज्ड बाय द DIPP। तो ये जो रिकॉग्निशन की जो पॉइंट आ रहा है बार बार में, उसी को कैसे रिकॉग्नाइज करवाते हैं एक स्टार्टअप को, या फिर एक प्राइवेट कंपनी है या एलएलपी किस तरह से उसको स्टार्टअप में रजिस्टर या रिकॉग्नाइज करवाया जाता है, उसका स्टेप हम देखेंगे अभी। और द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स आर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सर्टिफिकेशन इंक्लूड सेल्फ सर्टिफाई एंड कंप्लायंस अंडर 3 एनवायरमेंटल एंड 6 लेबर लॉज। टैक्स एग्जेम्पशंस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है टैक्स एग्जेम्पशन।
इसमें स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन के बाद में आपको सेक्शन फॉर्म 80 IAC एक फाइल करना होता है। उसके थ्रू आपको कॉन्जिक्यूटिवली 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में आपका जो इनकम टैक्स होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। Income tax exemption for a period of 3 consecutive years and exemption on capital and investment above FMP। तो यहाँ पे जो 3 consecutive years तक का जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, ये स्टार्टअप में रिकॉग्निशन के बाद में सबसे मेजर बेनिफिट टैक्स एग्जेम्पशन का है। एंड थर्ड पॉइंट इज इजी वाइंड अप ऑफ द कंपनी इन 90 days अंडर द IBC कोड 2016। एंड फोर्थ वन इज स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन और IPR प्रोटेक्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी प्रोसेस को पेटेंट करवाने के लिए हमें जो एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस क्लियर करना होता है, लेकिन अगर आपका स्टार्टअप अगर रिकॉग्नाइज है स्टार्टअप इंडिया में तो आपको 80% का रिबेट यहाँ पे मिल सकता है। एंड फिफ्थ वन इज इजियर पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स। एंड द लास्ट वन इज सिडबी फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू स्टार्टअप्स थ्रू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो फ्रेंड्स स्टार्टअप के कुछ ऐसे बेनिफिट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक्स में जा सकते हो जहां आपको कम इंटरेस्ट में या बिना कोलेटरल से आपको लोन मिल सकता है। बिकॉज हर बैंक में सॉरी हर बैंक में इस तरह से एक फंड ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, उस फंड में से किसी भी स्टार्टअप को कम इंटरेस्ट रेट पे या बिना कोलेटरल के भी लोन मिल सकता है। And what qualifies as a startup under the Startup India scheme? Friends, startup किसको कहा जाएगा, कौन क्वालिफाई होगा? What is the main criteria to qualify as a startup? An entity shall be considered as a startup if it is incorporated as a private limited company or registered as a partnership firm or a limited liability partnership in India। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्राइवेट कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, या फिर एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होता है, या फिर एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि LLP एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड होता है। तो एक एंटिटी, इन 3 एंटिटीज को आप स्टार्टअप में रजिस्टर करवा सकते हो। इन 3 के अलावा आपका स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एंड सेकंड पॉइंट अप टू 10 years फ्रॉम रेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड लास्ट वन इज टर्नओवर दैट इज नॉट एक्सीडिंग 100 crore rupees। If it is working towards innovation, development or improvement of products or process or service, or if it is scalable business model with a high potential of employment generation or a wealth creation। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें यह है कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विसेज है जिससे इनोवेशन क्रिएट हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है या ऑलरेडी जो प्रोसेस चल रहा है उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ये स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई है। अगर आपका कोई ऑब्सोलेट मॉडल है जिससे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई न्यू टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी प्रोसेस है इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो वो स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई नहीं है। हाउ कैन आई रजिस्टर अ प्रोफाइल ऑन द स्टार्टअप इंडिया, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो फ्रेंड्स स्टार्टअप बेसिकली क्या होता है, ये आपने समझा कि स्टार्टअप बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आपके पास कोई विजन है जिसको आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हो, दैट इज समथिंग न्यू, दैट इज समथिंग इनोवेटिव, दैट इज समथिंग यूनिक एज कंपेरिजन टू द प्रेजेंट बिजनेस स्ट्रक्चर, तो आप उसको स्टार्टअप में रजिस्टर करवा सकते हो। उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट्स हमने अभी देखे थे। अब किस तरह से हमें रिकॉग्नाइज करवाना है, बहुत बार प्रोफेशनल्स को इश्यू होता है, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, लॉयर्स हो, या फिर कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड से प्रोफेशनल जो स्टार्टअप को अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करवाना चाह रहा है, वो किस तरह से रिकॉग्नाइज होता है, किस तरह से टैक्स बेनिफिट मिलता है, फॉर्म 80 IAC फाइल करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उसके लिए आपको स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे ही जाना होगा, और यहाँ पे जाने के बाद में ये जो एक स्क्रीन है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमने रिसेंटली एक स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करवाया था, तो उसका हमने लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ लॉगिन करने के बाद में आपका यहाँ पोर्टल में व्यू प्रोफाइल में जाना होगा। व्यू प्रोफाइल के बाद में ये आपका ये जो स्क्रीन है यूजर डिटेल्स को लेके, ये रिकॉग्निशन एप्लीकेशन डिटेल्स है, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें बेसिक आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ये जैसे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज एज ए स्टार्टअप बाय DIPP द स्टेटस इज शोइंग अप्रूव। इसका मतलब हमारा जो ये स्टेटस
अप्रूव्ड इसलिए है क्योंकि हमारे पास रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए जाते हैं या फॉर्म 56 के लिए जाते हैं तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब फॉर्म 80IAC है वो सेकंड स्टेप है आफ्टर रिकॉग्निशन फॉर्म। तो किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है, किस तरह से यहाँ स्टेटस अप्रूव लाया जा सकता है, उसके लिए एक फॉर्म होता है। वो फॉर्म क्या होता है, हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको फिल करना होता है, एक एंटिटी को फिल करना होता है। एंड द बेसिक इंफॉर्मेशन इज द एंटिटी डिटेल्स। आपको जो भी एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, उसका नाम लिखना है, नेचर लिखना है, नेचर के साथ साथ इंडस्ट्री एंड किस सेक्टर में वो वर्क कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका सिन, एलएलपी एंड नेम ऑफ द कंपनी या एलएलपी। फ्रेंड्स उसके बाद में होता है फुल एड्रेस, जो कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, वो आपको इंसर्ट करना होता है यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स। यहाँ पे डायरेक्टर्स जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उनका नेम मेंशन करना है along with the मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो फ्रेंड्स ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक चेकलिस्ट आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस स्टेप के लिए। रिकॉग्निशन के लिए सबसे पहले स्टेप था दैट इज एंटिटी डिटेल्स, चाहे वो आपकी कंपनी हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, उसकी बेसिक डिटेल्स आएगी। एंड उसके बाद फुल एड्रेस एंड उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स। एंड द फोर्थ वन इज डायरेक्टर और पार्टनर्स डिटेल्स। अब यहाँ पे अगर आपकी कंपनी है तो उसको डायरेक्टर का डिटेल डालना है, अगर आपका एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की डिटेल। अब हमारे केस में ये एलएलपी था तो दो पार्टनर्स है, दोनों के नाम आ जाएंगे along with the नेम ऑफ द डायरेक्टर, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड ईमेल आईडी। तो ये आपका चेकलिस्ट का पार्ट हो जाएगा। एंड द फिफ्थ स्टेप इज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कितने हैं। और उसके बाद में आपके पास चार ऑप्शंस आते हैं, आइडिएशन, वैलिडेशन, अर्ली ट्रैक्शन एंड स्केलिंग। तो आपका अगर बिजनेस सिर्फ आइडिया स्टेज पे है, यू हैव एन आइडिया फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, देन यू हैव टू सेलेक्ट हियर आइडिएशन। अगर उसके बाद में सेकंड स्टेप है जहां आपको एमवीपी बिल्ड करना है, तो वैलिडेशन स्टेज पे आ सकते हो। और अकॉर्डिंगली आपका जो स्टार्टअप का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो। सॉरी। अब हमारा जो स्टार्टअप है वो स्केलिंग बिजनेस था, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था यू आर जनरेटिंग सस्टेनेबल प्रॉफिट्स। And the second next step is, has your startup applied for any IPR, means any intellectual property right? अगर आपने कोई पेटेंट फाइल कर रखा है, कॉपीराइट फाइल कर रखा है या कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रखा है, तो यहाँ आपको यस करना होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको उनका एप्लीकेशन नंबर भी डालना होगा। आप देख सकते हो हमने कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर रखा था, इसलिए एप्लीकेशन नंबर डाल रखा है। अगर आपका ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन है कोई, तो उसको आप यहाँ रजिस्टर्ड करके एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हो। Is the startup creating any innovative product, service, process or improving an existing product, service or process? फ्रेंड्स ये जो स्टेप है, ये जो क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टार्टअप के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो स्टार्टअप है, अगर वो कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट कर रहा है, अगर वो कोई इनोवेटिव सर्विस लेके आ रहा है या प्रोसेस लेके आ रहा है, तो आप यस कीजिए। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, सर्विस में, प्रोसेस में, तो आप नो कर दीजिए। जनरली सब लोग यहाँ पे यस इसलिए करते हैं बिकॉज इसी से स्टार्टअप क्वालिफाई होता है। इसलिए यस करने के बाद में वहां ऑप्शन होता है इनोवेटिव एंड इम्प्रूवमेंट का, देन यू हैव टू सेलेक्ट अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस। After that, is the startup creating a scalable business model with high potential of employment generation or wealth creation? यहाँ फ्रेंड्स आपको यस और नो में सेलेक्ट करना होगा। और यस अगर करते हो तो यहाँ पे एक ब्रीफ नोट आपको लिखना है। ब्रीफ नोट यहाँ पे आपको लिखना है, उसमें आपको किस तरह से ये बिजनेस है, आपका जो स्टार्टअप हो स्केलेबल हो सकता है, क्या आपके माइंड में आइडियाज है, क्या आप इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हो, या क्या आपका पिच डेक है, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है एक ब्रीफ नोट में। Then the next step is, has your startup received any funding? बहुत बार होता है कि फ्रेंड्स स्टार्टअप में रिकॉग्निशन करने के पहले हमें सीड फंडिंग कई बार मिल जाती है कहीं से। तो अगर कहीं से अपने को फंडिंग मिली है या सेल्फ फंडेड है, तो यहाँ पे यस और नो सेलेक्ट करके आप यहाँ फीड कर सकते हो बेटा। स्टार्टअप एक्टिविटीज, फ्रेंड्स जो स्टार्टअप रिकॉग्निशन करते हैं उसके लिए सबसे मेन स्टेप जो है वो है स्टार्टअप एक्टिविटीज। यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ वर्ड्स के अंदर इसको रिप्लाई करना है।
और वो जितने भी आंसर्स है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए, एक दूसरे से मैच नहीं करता होना चाहिए। सबसे पहला है एनी अवार्ड्स रिकॉग्निशन रिसीव्ड बाय द एंटिटी। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है किसी गवर्नमेंट एंटिटी से, किसी रेगुलेटर से, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। अगर नहीं मिला अवार्ड तो नो। एंड द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम द स्टार्टअप इज सॉल्विंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो स्टार्टअप है कि किस तरह से जो प्रॉब्लम अभी एट प्रेजेंट मार्केट में है और वो किस तरह से सॉल्व करेगी। तो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखना है। फ्रेंड्स इसके अंदर ये नहीं है कि कोई आप वर्ड्स या पिक्चर्स या कोई फोटोज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना है, ड्राफ्ट करना है इसको, एप्लीकेशन को। और यहाँ पे ड्राफ्ट करने के बाद में यहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद में हाउ डज योर स्टार्टअप प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि आपका जो स्टार्टअप है वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एट प्रेजेंट मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपका स्टार्टअप आया है तो वो किस तरह से सॉल्व होगा, उसका किस तरह से एसओपी होगा, प्रोसेस होगा। तो वो प्रोसेस आपको यहाँ इस बॉक्स में एक्सप्लेन करना, हाउ डज योर स्टार्टअप प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में किस तरह से ये स्टार्टअप सॉल्व कर सकता है उस प्रॉब्लम को, वो उसके बाद में सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करना है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ योर सॉल्यूशन। मान लीजिए कि आपका जो स्टार्टअप है वैसा स्टार्टअप और कहीं किसी का चल रहा है। मान लीजिए आपने जयपुर में स्टार्टअप किया और वो स्टार्टअप ऑलरेडी इंदौर में चल रहा है। अब इंदौर वालों का जो सॉल्यूशन है और आपका जो सॉल्यूशन है उससे थोड़ा सा यूनिक है, तो वो यूनिकनेस आपको एक्सप्लेन करना है कि हमारा इंदौर वाले से किस तरह से अलग सॉल्यूशन है। तो ही आपका स्टार्टअप का जो रिकॉग्निशन स्टेज है वो क्लियर हो पाएगा, वरना इसमें भी शायद रिसबमिशन या क्वेरी रेज कर सकता है डिपार्टमेंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू। आपका रेवेन्यू मॉडल किस तरह से, वो रेवेन्यू मॉडल यहाँ एक्सप्लेन करना है। और रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करेगा आपका स्टार्टअप, जिससे आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सको या फिर खुद के लिए एक रिजर्व रख सको स्टार्टअप के लिए। तो जो स्टार्टअप किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करता है उसका एक्सप्लेनेशन इस बॉक्स में आपको करना है। तो फ्रेंड्स ये जो चारों क्वेश्चन है वो हालांकि इंटरलिंक्ड है, लेकिन चारों में यूनिक आंसर्स होने चाहिए, जिससे जो भी आपका जो रजिस्ट्रार है या फिर ऑफिसर है जिसको क्वेश्चन का जो आंसर है वो इजीली मिल पाए। और उसके बाद में है सेल्फ सर्टिफिकेशन। यहाँ आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अटैच करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज वेबसाइट लिंक। अगर कोई आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप वेबसाइट डाल सकते हो। एंड उसके बाद में बेसिक चेक्स है जहाँ सर्टिफाई करना है स्टार्टअप हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड मोर देन 10 years। इस तरह से आपको बेसिक चेकआउट करना है यहाँ से, और आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद में सबमिट कर देना। तो फ्रेंड्स जो स्टार्टअप रिकॉग्निशन का प्रोसेस है वो काफी सिंपल है। और इसके पहले इसके लिए आपको startupindia.gov.in में जाना होगा, और उसके बाद में आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना है। और क्रिएशन के बाद में ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ये जो भी स्टेप्स है आप उनका एक चेकलिस्ट बना लीजिए। क्लाइंट को सेंड करने में इजी रहेगा कि सर हमें ये 50 पॉइंट है या 10 पॉइंट है या 15 पॉइंट्स है, ये इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रिकॉग्निशन के लिए कि आपको उस स्टार्टअप को समझना कि एक्शन में स्टार्टअप करता क्या है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये जो चार क्वेश्चन है नीचे के वो आप इजीली ड्राफ्ट कर पाओगे। तो स्टार्टअप चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, वो आप रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन ये आपको मेक श्योर होना, योर स्टार्टअप शुड बी यूनिक, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, एंड आपका जो प्रोडक्ट और प्रोसेस है वो कुछ इनोवेशन लेके आई है मार्केट। तो तभी आपका स्टार्टअप है जो क्वालिफाई हो पाएगा रिकॉग्निशन के लिए। फ्रेंड्स स्टार्टअप रिकॉग्निशन जो है उसके बाद में सेकंड स्टेप आफ्टर गेटिंग अप्रूवल वो है फॉर्म 80IAC। ये किस तरह से 3 साल के लिए कॉन्जिक्यूटिवली आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो, प्रॉफिट पे आपको 0% टैक्स देना होगा। तो वो एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज वो हम अभी रिसेंटली अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली आपको जो किस तरह से हमने अप्लाई किया है और हमारा स्टेटस क्या है उसका एप्लीकेशन का, किस तरह से डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स के साथ फॉलो अप करना है। DIPP जो डिपार्टमेंट है वो न्यू दिल्ली में है। तो अकॉर्डिंगली फॉर्म 80IAC का जो प्रोसेस है, पिच डेक किस तरह से बनाना है, वीडियो किस तरह से बनाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेटली आपके साथ। एंड
आज का जो वीडियो है इसी के साथ मैं क्लोज करता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि हमारा ये जो स्टार्टअप का वीडियो है काफी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताइए। और अगर आपको स्टार्टअप रिकॉग्निशन में या किसी भी तरह से कोई एंटिटी फॉर्मेशन में या एलएलपी फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो, उसको हम इजीली रिजोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।